हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। इस बारे में हम बात कर रहे थे और अभी तक हमने बात कर ली है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अलग अलग क्लासेस जो हमारे पास आती हैं उसके बारे में। साथ ही हमने बात की है यहाँ पर, सबसे पहले आप कंटेंट को देखेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो अभी तक हमने कवर कर लिए हैं, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो हमने बात की है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, बात की है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सेकंड, हमने अलग अलग क्लासेस देखी हैं सूक्ष्म जीवों की। हमने देखा सूक्ष्म जीवों का हैबिटेट कहाँ पर है, कहाँ पर पाए जाते हैं। हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ, जिसमें अभी तक हमने बेनिफिट्स की बात की है जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में और उनके इफेक्ट्स के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। हमने देखा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या क्या टॉपिक हमने यहाँ पे देखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में हमने बात की है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट क्लासेस आए हैं, इनके बारे में हमने बात की है। अब हम बेनिफिट्स जब देख रहे थे तो सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है या जो ब्रेड का फॉर्मेशन होता है उसमें किस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव हैं वो सहायक होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर, जैसे कि हमने कहा यहाँ जो ईस्ट होता है, पहले आपने एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है एक ईस्ट के बारे में, जिसमें हमने कहा कि जब आपने किसी डो में ईस्ट को ऐड किया तो क्या हुआ, यहाँ पर जो डो है वो फूल जाता है। अब डो के फूलने का रीजन क्या था, हमने कहा कि डो जब फूला क्योंकि उसमें क्या हुआ, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। यही हमने बोला था कि जो ईस्ट है, हमने कहा जो ईस्ट है वो ग्लूकोज को क्या करेगा, खाएगा, ग्लूकोज पे फीड करेगा। और उसके बाद यहाँ पर बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है जो कि ऊपर की ओर उठ जाती है, और हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर की ओर आएगी तो वो स्पेस बनाएगी अपने लिए, ठीक है। जब स्पेस बनाती है जो डो है वो फूल जाता है। सेकेंड हमारे पास जो यूज आगे है। थर्ड हमने बात की है यहाँ पर औषधि के निर्माण में, जो सूक्ष्म जीव है उनका जो यूज है वो औषधि के निर्माण में होता है। वैक्सीन के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट हमने कहा कि मिट्टी की उर्वरकता को किस प्रकार से बढ़ाते हैं, और पर्यावरण की सफाई में आपने कुछ इस प्रकार की इमेज हमने देखी थी। तो यहाँ तक हमने बात की है जो सूक्ष्म जीव हैं वो किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। अगर हम लास्ट के ऑप्शन को देखें, हमने कहा पर्यावरण, आपको जो यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो दिखाई गई है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव हैं वो पर्यावरण की सफाई भी करेंगे और इसी के साथ जो मिट्टी की उर्वरकता है उसे भी बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको एक डेड बॉडी दिखाई दे रही है, ठीक है, एक फॉक्स की। अब ये जो डेड बॉडी है ऐसा नहीं है कि ये एज इट इज रहेगी। इसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो उस डेड बॉडी का क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। अपघटन का मतलब होता है निम्नीकरण करना, किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में परिवर्तित करना। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने कहा पर्यावरण की सफाई हुई। अगर डेड बॉडी वहीं पर पड़ी रहती तो हमने कहा था कि वो क्या है, एक जैविक कचरे के रूप में होती। पर्यावरण की सफाई हुई, प्लस जब यहाँ पर सूक्ष्म जीवों ने इसका अपघटन किया तो यहाँ पर जो मिट्टी आपको दिख रही है, लास्ट में जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी क्या करती है, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। और इस प्रकार से ये क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। तो दोनों चीजें हमने यहाँ पे क्या कर ली है, कवर कर ली है। क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की, हमने कहा कि यहाँ पर पर्यावरण की सफाई हुई और हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ जाती है। हमारे पास जो नया टॉपिक आता है, आज हम बात करेंगे यहाँ पर हार्मफुल यूजेस या हार्मफुल इफेक्ट। यूज तो नहीं कहेंगे लेकिन हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
अभी तक हमने देखा बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा, आपने ईस्ट के बारे में यहाँ पर बात की और आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पे फंगस होती हैं या फिर अलग अलग प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारी सहायता करते हैं, किसी न किसी रूप में हमें बेनिफिट्स दे रहे हैं। अब जैसे कि हमने कहा कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए क्या आते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखेंगे वो कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमें बीमार करते हैं और किन प्रकार से हमें बीमार कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आपको बोला गया है they can be harmful in numerous ways in humans, plants and animals and cause disease as stated. The disease causing microorganisms are known by the name of pathogen. हमने कहा कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बीमारियां पैदा कर सकते हैं और बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पैथोजन कहते हैं या रोगजनक कहते हैं। तो हमने कहा कि ये क्या करते हैं, मनुष्य, पौधे और जीवों के लिए कई तरह से हानिकारक हो सकते हैं और बीमारियां पैदा कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम रोगजनकों के नाम से जानते हैं, पैथोजन के नाम से हम उन्हें जानते हैं। जब हम वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने पैथोजन जो वर्ड है वहां पर यूज किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है, हमने कहा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सबको ही बीमार करते हैं, चाहे वो प्लांट्स है, वो एनिमल्स है, वो मनुष्य है, कोई भी है। इवन अगर हम वायरस के बारे में बात करते हैं तो हमने कहा वायरस क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बीमार करता है। जैसे कि जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया को भी क्या करता है, यहाँ पे इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले देखेंगे ह्यूमंस में या मनुष्य में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव रोगों को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। तो हमने कहा द हार्मफुल पैथोजेंस एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर और फूड। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे चारों ओर होते हैं और हमारी बॉडी में वो किस प्रकार से जाते हैं, आपने कहा या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या फिर हमने कहा भोजन के द्वारा। ठीक है, इन तरीकों से क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अंदर जा सकते हैं। सेकेंड, दे कैन देन स्प्रेड टू अदर्स बाय कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू एन एनिमल और इंसेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो बाहरी वातावरण में जो सूक्ष्म जीव वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं। ठीक है, अब जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो क्या करेंगे, जिस भी व्यक्ति के अंदर वो जाते हैं उसे बीमार करते हैं। अब ये जो बीमारी है ये एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैल सकती है अलग अलग तरीकों से। अब ऐसा नहीं है कि हर बीमारी फैलती है, हर बीमारी ही संक्रामक होती है, लेकिन कुछ कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं वो संक्रामक होती हैं। जैसे आप देखते हैं कॉमन कोल्ड, जब हमें कोल्ड होता है तो आप क्या कहते हैं, आपको बोला जाता है कि अगर आपको छींक आ रही है, अगर आप खांस रहे हैं तो क्या करना है, अपने मुंह पे आपको हैंकी रखना है, ऐसे पब्लिक में आप ऐसे नहीं छींकेंगे। इससे क्या होता है, जो कोल्ड है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, तो टीबी के रोगी को क्या कहा जाता है कि वो क्या करे, उसके कांटेक्ट में नहीं आना है। ठीक है, या फिर उसके जो कपड़े होते हैं या फिर उसका जो खाना होता है उसके साथ खाना नहीं खाना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि टीबी को कॉज करता है एक बैक्टीरिया। अब आप देखिए जो बैक्टीरिया है वो हमारी मदद कर रहा था, दही बनाने में भी हमारी सहायता कर रहा था। एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो टीबी को यहाँ पे कॉज कर रहा है, यानी कि बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। अब यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं, कांटेक्ट के द्वारा, यानी कि को आपने छुआ, या फिर पानी के द्वारा, या फिर भोजन के द्वारा। अलग अलग तरीके हो सकते हैं और सबसे कॉमन होता है एयर के द्वारा, यानी कि वायु के द्वारा, जैसे कि कॉमन कोल्ड में यही होता है। कोई आपके सामने छींका तो छींक में क्या निकलते हैं, माइक्रोब्स निकलते हैं, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बॉडी के अंदर चले जाते हैं और आप देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति को भी वहां पे कोल्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा द डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर और कॉन्टेक्ट आर नेम्ड कम्युनिकेबल डिजीज। आपने कहा कि ऐसी बीमारियां जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, जो फैल रही हैं, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती है वो फैलती नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो फैल जाती हैं। जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं या संक्रामक बीमारी कहते हैं। अब वो कौन कौन से रोग होते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स आपके पास आते हैं, प्लेग, चिकन पॉक्स आता है, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, कॉमन कोल्ड आता है और करंट में आपने देखा कोविड-19। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि हानिकारक रोगजनक हवा, पानी या भोजन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर वे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में या किसी
जो जीव होता है या कोई क्या होता है, जंतु होता है या कीट के माध्यम से दूसरे में फैल सकता है। वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी या संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं, उन्हें संचारी रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। एग्जाम्पल है प्लेग है, चिकन पॉक्स है, तपेदिक है, सामान्य सर्दी है, वर्तमान में कोविड-19 का एग्जाम्पल हमने देखा है। तो हमने कहा कि जितनी भी आपको बीमारियां हैं ये किसके द्वारा फैल रही हैं या हो रही हैं, आपने कहा ये हो रही हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो कुछ एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि किन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये बीमारियां हो रही हैं या फिर कौन इन बीमारियों को फैलने में क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन इन बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले आपको देखना है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, संक्रामक बीमारियां क्या होती हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हमारे पास आता है मलेरिया और डेंगू। इन दोनों जो बीमारियों में काफी कंफ्यूजन होता है। जैसे कि आपने कहा जो मलेरिया होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कैरियर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया कॉल्ड प्लाज्मोडियम। यहाँ पर जो मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, ठीक है, जो कि क्या है, पैरासाइट है। तो किसके द्वारा होगा, आपने कहा जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, लेकिन फैलाने में कौन मदद करता है, यानी कि फैलाता कौन है, आपने कहा जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है, यानी कि जो मच्छर होता है, मच्छर का नाम है एनोफिलस, और मच्छर जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे, फीमेल, यानी कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो क्या करेगी यहाँ पे, जो स्प्रेड करेगी मलेरिया को। डेंगू की अगर हम बात करें, आपने कहा फीमेल एडिस मॉस्किटो कैरीज द डेंगू वायरस कॉल्ड फ्लैवी वायरस। आपने कहा जो डेंगू होता है वो फ्लैवी वायरस के द्वारा होता है, लेकिन स्प्रेड कौन कर रहा है यहाँ पर, फीमेल एडिस मॉस्किटो। अब कंफ्यूजन दोनों में है क्या, क्योंकि दोनों ही मॉस्किटो हैं और दोनों ही फीमेल, इनके नाम में बहुत क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिए, मलेरिया जो होगा उसमें आप एनोफिलस मॉस्किटो को ध्यान रखेंगे और डेंगू में आप एडिस को ध्यान रखेंगे। दोनों के स्ट्रक्चर में देखिए, दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दोनों को नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। चलिए, अब ये तो आपने देख लिया कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, डेंगू किसके द्वारा होता है, फैलाने में कौन मदद करता है। तो कैसे फैलाते होंगे, यहाँ पे जो मॉस्किटो होता है वो क्या करेगा, जब भी आपने देखा होगा कि मॉस्किटो जब भी बाइट करता है तो वो ब्लड को सक करेगा। तो कोई व्यक्ति है जो कि क्या है, मलेरिया से संक्रमित है, उसे मलेरिया हुआ है, वो क्या करेगा, उसके ब्लड को सक करेगा, यानी कि उसके खून को क्या करेगा, चूसेगा। जब वो उसके ब्लड को सक करता है तो उसके साथ आ जाता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब वो दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे काटेगा या दूसरे व्यक्ति के ब्लड को सक करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम को उस दूसरे व्यक्ति के ब्लड में क्या करेगा, ऐड कर देता है, ठीक है। सेम वही चीज डेंगू के साथ होती है कि डेंगू किसके द्वारा होगा, आपने कहा फ्लैवी वायरस के द्वारा, ठीक है, वायरस के द्वारा होता है डेंगू, और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। क्लियर है कैसे फैलता है, ये आप समझ रहे हैं। अब हमारे पास एक टेबल आती है जिसमें आपको बताया गया है ह्यूमन डिजीज, यानी कि वो रोग जो मनुष्य को होते हैं। आपने कहा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म या वो सूक्ष्म जीव जो उस रोग को क्या करते हैं, उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये किन के द्वारा किस प्रकार से फैल सकता है ये रोग। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप टीबी के नाम से भी जानते हैं, आपने सुना होगा या आपने ऐड देखा होगा टीबी का। टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है, और ये जो फैलता है ये हवा के द्वारा फैलता है। जैसे कि जो कोई संक्रमित व्यक्ति है, यानी एक व्यक्ति जिसे टीबी का रोग है, जब वो खांसता है, उसे खांसी होती है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम्स ही वही है कि
काफी सारी वहाँ पे क्या होती है, काफी ज्यादा खांसी होती है। जब व्यक्ति को खांसी होती है तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो उसके बॉडी से बाहर निकलता है हवा में। हवा के द्वारा वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होगा, एंटर हो सकता है अगर कोई व्यक्ति बहुत क्लोज हो वहां पर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ट्यूबरक्लोसिस का जो व्यक्ति है तो उसके बहुत ज्यादा निकट आप ना रहें। ठीक है। सेकेंड, हमने कहा मीजल्स, जो कि वायरस के द्वारा होता है, ये भी हवा के द्वारा फैलेगा। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, जो वायरस के द्वारा होता है और एयर या कांटेक्ट के द्वारा यहाँ पर फैल सकता है। कांटेक्ट यानी कि किसी को आपने टच किया उसके द्वारा। नेक्स्ट है पोलियो, जो वायरस के द्वारा होता है, हवा और कांटेक्ट के माध्यम से फैल सकता है। कोलेरा है, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, हवा और भोजन के द्वारा फैलता है। टाइफाइड है, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और हवा के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी है, जो वायरस के द्वारा होता है और वाटर के द्वारा फैलता है। मलेरिया है, जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और मॉस्किटो बाइट के थ्रू फैलता है। ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस है, जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और टीएससी टेसी फ्लाई के द्वारा क्या होता है, फैलता है। अब ध्यान दीजिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो फैलते हैं, सबसे कॉमन वे जो होता है वो होता है हवा, हवा के द्वारा फैलते हैं। उसके बाद आपने कहा फूड एंड वाटर इसमें आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली आपको हवा, पानी और भोजन ही यहाँ पर दिखेगा कि इनके द्वारा ही जो संक्रामक बीमारियां होती हैं ये फैलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप भोजन को अगर ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन कैसा हो, शुद्ध हो। आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, हाथ धो करके खाना खाना है। पानी अगर पी रहे हैं तो स्वच्छ पानी को पीना है। जो खाना होता है या पानी होता है उसे आपको ढक करके रखना है। इसके अलावा हमने कहा कि मॉस्किटो जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल होती है, इसको आपने क्या करना है, नोट करना है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है यहाँ पर हमारे पास हैं कुछ डिजीज, पैथोजन और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। हमने कहा जो डिजीज हैं ये प्लांट्स डिजीज हमारे पास आते हैं, जो डिजीज प्लांट्स में पाए जाते हैं। आपने क्या किया, सिट्रस कैंसर। ठीक है। सिट्रस कैंसर होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और हवा के द्वारा फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट है, जो फंजाई के द्वारा होता है और यहाँ पर एयर और सीड के द्वारा फैलता है। येलो वेन ऑफ येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, जो वायरस के द्वारा होता है और इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। हमने प्लांट डिजीज के बारे में बात कर ली है, हमने एनिमल डिजीज के बारे में भी बात कर ली है। तो दोनों ही टेबल आपको क्या करनी है, यहाँ पर नोट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आप सही कर लेंगे, ये होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, क्यों होती है। फूड पॉइजनिंग बेसिकली क्या है, यहाँ पे भोजन है, भोजन को आपने खुले में रखा हुआ है और काफी टाइम उसे हो गया है। यहाँ पर क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करेंगे, उस भोजन का अपघटन करने लगेंगे। जैसे कि हमने जब देखा था डेड बॉडी पे, उन्होंने क्या किया था, उसका अपघटन किया था। तो कुछ वैसे ही जो सूक्ष्म जीव हैं वो उस भोजन से अपना भोजन लेने लगेंगे और उसको उसका अपघटन कर देंगे, जिससे कि जो भोजन है वो खराब होने लगता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भोजन खराब हो गया है, आप देखते हैं भोजन का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, स्मेल आने लगती है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भोजन खराब हो गया है। अब यदि आपने खराब भोजन को ग्रहण कर लिया है तो फिर क्या होता है, आपको लूज मोशन, वॉमिटिंग जैसे आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि इतना डेंजर हो सकता है कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है।
इसीलिए कहा जाता है कि खाने को आपको क्या करना है, जो बासी खाना है वो नहीं खाना है, या फिर खाने को आपको क्या करना है, ढक करके रखना है। आपने पढ़ा when the microorganism contaminated the food, they sometimes produce toxic substances which leads to ill health of a person consuming it, and it has a health problem like vomiting and needs to be taken to a hospital। आपने कहा जब सूक्ष्म जीव भोजन को दूषित करते हैं तो कभी कभी जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो इसे खाने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं, और उल्टी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता होती है। दिस कंडीशन ऑफ कंज्यूमिंग फूड कॉन्टामिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, यानी कि सूक्ष्म जीवों से दूषित भोजन के सेवन के इस स्थिति को फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है फूड पॉइजनिंग क्या होती है। अब हमने कहा कि फूड पॉइजनिंग ना हो, कुछ ऐसे ही भोजन आपने देखे होंगे कि जिन्हें हम एक बार बना लेते हैं, जो खाने योग्य जो सामग्री होती हैं, और वो कई महीनों तक चलती हैं। तो उसके लिए हमारे पास आते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सके। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना है, एक बार फूड पॉइजनिंग क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उसे एक बार पढ़ लीजिए। चलिए, तो भोजन संरक्षण की विधियां हम देखते हैं कि भोजन को किस प्रकार से हम संरक्षित रख सकते हैं। भोजन के संरक्षण के हमारे पास कुछ हम घरेलू उपाय भी अपनाते हैं, जैसे कि दूध को अगर आपको 1 दिन या 2 दिन चलाना हो तो आप क्या करते हैं, दूध को बहुत अधिक तापमान पर आप क्या करेंगे, उसे उबाल लेते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर पर आप क्या करेंगे, दूध को बॉईल कर लेंगे। ठीक है, पहला तो ये है। या फिर आप टेम्परेचर को इतना कम कर दें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भोजन को खराब ना कर सके। तो हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं, आपने कहा एज डिस्कस अबव कंटामिनेशन ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीड्स टू अ change in the color and taste of food. Several methods can be followed to prevent this microorganism attack. Some of them are as follows. ठीक है, यानी कि हमारे पास हमने कहा, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की है, सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन के संदूषण से भोजन के रंग और स्वाद में परिवर्तन होता है। इस सूक्ष्म जीव के अटैक को या हमले को रोकने के लिए कई तरीकों का पालन किया जा सकता है, जैसे कि सबसे पहला था केमिकल मेथड, यानी कि रासायनिक विधि के द्वारा भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जनरली salt and edible oils are used to control their growth, and these are termed preservatives. Example है salt in pickles, sodium benzoate in jams। आपने कहा आमतौर पर लवण और खाद्य तेलों का उपयोग उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और इन्हें परीक्षक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अचार में नमक या जैम में सोडियम बेंजोएट। ये क्या करते हैं, भोजन को खराब होने से बचाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बचाएंगे। इनकी भी क्या होती है, आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज, जैसे अचार हो गया है, ठीक है, कोई जो पैक्ड फूड होते हैं जो आप खाते हैं, उनमें एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। इसका मतलब है कि उस डेट से पहले ही आपको उस भोजन को कंज्यूम करना है। अगर उसके बाद आप करते हैं तो इट मीन्स कि वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भोजन को खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि कब ये जो भोज्य पदार्थ है ये बना है, और एक्सपायरी डेट, यानी कि कब तक इसकी डेट है, वो हम दोनों चेक करते हैं। तो सामान लेने से पहले हम लोगों को क्या करना है, ये जो 2 डेट हैं इन्हें चेक करना जरूरी है। एक बार नोट कीजिए केमिकल मेथड्स में आप क्या क्या यूज कर रहे हैं भोजन के संरक्षण के लिए।
नेक्स्ट मेथड को देख लेते हैं। इसमें हमें बताया गया है कॉमन सॉल्ट के बारे में। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस वेयर मीट एंड फिश और सम फ्रूट्स लाइक रॉ मैंगोज, टर्मरिक, एक्सेट्रा कवर्ड विद अ सॉल्ट टू लास्ट देम फॉर लॉन्गर पीरियड। आपने कहा जो यहाँ पे नमक होता है, एक आम प्रथा है जहाँ मांस, मछली या कच्ची आम, इमली आदि जैसे कुछ फलों को लंबे समय तक चलाने के लिए नमक से ढका जाता है। सेकेंड है शुगर। आपने कहा सम फूड आइटम्स लाइक जैम्स एंड जेलीज आर प्रिजर्व्ड इन शुगर विच रिड्यूस द मॉइस्चर टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो चीनी होती है, जैसे जैम और जेली जैसे कुछ खाद्य पदार्थों को चीनी से संरक्षित किया जाता है, जो सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए नमी को कम कर देते, क्योंकि हमने कहा था मॉइस्चर जहाँ होगा वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इजिली ग्रो होते हैं। जैसे कि फंगस तो वहीं पाई जाती है जहाँ पर क्या होगा, मॉइस्चर होगा। नेक्स्ट आता है ऑयल एंड विनेगर। दिस इज ऑल्सो यूज्ड कॉमनली एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांट लिव इन सच कंडीशंस। दिस इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग पिकल्स। तेल और सिरका में हमने कहा इसका भी आमतौर पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते हैं। अचार बनाने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू बॉयल मिल्क इन ऑर्डर टू स्टोर इट। द मेथड ऑफ हीटिंग मिल्क टू एलिमिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड अ पास्चुराइजेशन। यानी कि हमने कहा इसे स्टोर करने के लिए दूध को उबालना एक आम प्रथा है। दूध में मौजूद रोगाणु को खत्म करने के लिए दूध को गर्म करने की विधि को हम क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। Similarly, storage food at low temperature also prevent the growth of these microbes। यानी कि इसी तरह से कम तापमान पर भोजन का जो भंडारण होता है वो भी रोगाणु की वृद्धि को रोकता है। तो कुछ मेथड्स हमारे पास आते हैं जो आपको नोट करने हैं। कुछ ऐसे मेथड्स भी हो सकते हैं जो आपके घरों में यूज किए जाते होंगे, उसके बारे में भी आप लोग एक बार पढ़ के आएंगे। तो इन सारे मेथड्स को आपको कॉपी में नोट करना है। चलिए, तो ये हमने कुछ मेथड्स देखे हैं जिससे कि हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हमारे पास आती है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से यहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी हमने दोनों चीजें पढ़ी थी, हार्मफुल इफेक्ट भी देखे थे हमने और बेनिफिट्स भी हमने देखे थे। नेक्स्ट हमारे पास जो नाइट्रोजन साइकिल आती है, ये मदद करती है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स देख रहे थे, यानी कि उनके हम लाभ देख रहे थे, तब आपने कहा था कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से हम इसे जानते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल में हम पढ़ेंगे, आपको बताया गया था कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या होती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या होती है, यहाँ पर नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि NO2 और NO3 की फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। इसे परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आपको करना क्या है, नाइट्रोजन साइकिल को आपको पढ़ करके लेके आना है। सबसे पहले देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको बता रखा है नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, और इसी को आप क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है या जो N2 हो है वो NO3 और NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। Because the nitrogen cycle can be defined as the biochemical process of a circulation the nitrogen in the atmosphere through soil organism and back to the atmosphere। क्या होती है नाइट्रोजन साइकिल, आपने कहा नाइट्रोजन चक्र को मिट्टी, जीवों और वातावरण में वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन की परिचालित करने की जैव रासायनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर हम इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन पे ना भी जाएं, हमने कहा हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उस दूसरी फॉर्म में परिवर्तित की जाती है और मिट्टी में घुल जाती है।
मिट्टी से ये जो नाइट्रोजन है ये पौधों में क्या होगी, एंटर होगी, पौधों में जाएगी। पौधों को क्या करेंगे, जो जीव जंतु हैं वो भी खाएंगे, जो मनुष्य हैं वो भी खाएंगे, ठीक है, यानी कि पशु और हमने कहा मनुष्य दोनों ही खाएंगे। अब ये जो नाइट्रोजन है इसकी जो फॉर्म है अलग फॉर्म में हो सकती है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये जंतुओं के अंदर भी गई, ये मनुष्यों के अंदर भी जाती है। फिर क्या होगा, जो जंतु हैं या जो मनुष्य हैं या जो प्लांट्स हैं इनकी क्या होगी, डेथ होगी। अब वो जो इनके अंदर जो नाइट्रोजन थी जो फिक्स हो रखी थी ये फिर से क्या होगी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये परिवर्तित होती है NO2 और NO3 की फॉर्म में। इसे ग्रहण किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। एनिमल्स में सभी आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे, मनुष्य भी आएंगे। जब इनकी मृत्यु होती है तो फिर से ये जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको बताएगा कि नाइट्रोजन चक्र में आपने कहा मिट्टी, जीव और वातावरण ये सभी चीजें शामिल होती हैं। और नाइट्रोजन एक साइकिल के रूप में यहाँ पर क्या होता है, एक फेज से दूसरे फेज में जाता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएगा और क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो परिवर्तित होता रहेगा। एट लास्ट जो नाइट्रोजन है वो फिर से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है। ये जो डेफिनेशन है वो आपको तब ज्यादा क्लियर होगी जब हम क्या करेंगे, प्रोसेस को यहाँ पे देखेंगे या साइकिल को हम देखेंगे। देखा था नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कांट बी कंज्यूम बाय द प्लांट और एनिमल्स डायरेक्टली। आपने कहा डायरेक्टली जो नाइट्रोजन है उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। दिस नाइट्रोजन नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय सम बैक्टीरिया इन द सॉइल, यानी कि इस N2 को NO3 और NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें कि कुछ बैक्टीरिया शामिल होते हैं। This converted form of nitrogen is used by the plants and when the animals feed on them they get that। आपने कहा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है सेम वही चीज है कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स में चली जाएगी, प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे यहाँ पर एनिमल्स, और अब वो जो नाइट्रोजन है वो एनिमल्स में चली जाएगी। The fungi and bacteria in the soil convert the nitrogen present in the dead plants and animals to either gases or compounds that are reused by the plant। ये जो चीजें हैं ये हम तब डिस्कस करेंगे जब आप क्या करेंगे, साइकिल को पढ़ेंगे। दस अ बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इज मेंटेन इन द एटमॉस्फेयर। अभी आपके लिए क्या है, आप नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है आपको एक बार रीड करके आना है। आपको उसमें सिर्फ ये देखना है कि नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कौन से बैक्टीरिया, कौन से फंगस वहाँ पे इंक्लूड है। जब हम साइकिल को कर रहे होंगे अगर आपने रीड किया होगा तो आपको चीजें इजीली वहाँ पे समझ आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, नाइट्रोजन साइकिल को एक बार घर से रीड करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।